नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। और जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस के बैच के बारे में हमने आपको बताया था, उसकी जो डेमो क्लासेस जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। एक जो क्लास अपनी जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जो प्लेटो पे हमने बनाई थी, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। आज हम जो दूसरी डेमो क्लास जो आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, इसमें हम इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। उसका जो एक अहम एस्पेक्ट है, नेम नॉन अलाइन मूवमेंट के बारे में बात करेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके फेजेस क्या है। और मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो जुड़े रहें लर्न हिस्ट्री यूट्यूब चैनल के साथ। और इसके अलावा जो हमने पीवाईक्यू वगैरह जो सीरीज की थी, वो हम अपने जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उस पर देख सकते हैं। ये इसके रिगार्डिंग, कोर्स के रिगार्डिंग, यदि आपकी कोई भी परेशानी है, दिक्कत है, या कोई भी क्वेश्चन है आपके दिमाग में, वो आप डायरेक्ट यूट्यूब जो वीडियोस होती है हमारी, उसके कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। जो टेलीग्राम चैनल है उस पर पूछ सकते हैं। और व्हाट्सएप पे भी ग्रुप बनाया गया है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, और उस पर भी डायरेक्टली आप इन सब चीज़ों के बारे में हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो जुड़े रहें लर्न हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे ऐसी वीडियो के साथ। तो शुरुआत करते हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी तो देखा जाए तो अ, अभी जो स्टार्टिंग के जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, जवाहरलाल नेहरू जी से लेके अभी जो थर्ड टर्म के लिए इलेक्ट हुए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, यहाँ तक हम इसको कवर करेंगे। लेकिन आज जो मेन जो एस्पेक्ट है जो कवर करने वाले हैं, वो हम नैम के बारे में कवर करने वाले हैं। जिसमें हम क्या देखेंगे कि जो बेसिक, सबसे पहले तो ये होता है कि भाई किसी भी देश की जो फॉरेन पॉलिसी होती है, उसकी बेसिक फिलोसफी होती है। ठीक है, जैसे कि मान लो किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी के बारे में थोड़ा बहुत जानना हो, तो उसके जो प्रोमिनेंट लीडर हैं, उनकी स्टेटमेंट क्या रही है, पास्ट में उनकी स्टेटमेंट्स क्या रही हैं, तो वो स्टेटमेंट हमें देखनी चाहिए। उन स्टेटमेंट को पढ़ के हमें पता लग जाता है कि इस देश की फॉरेन पॉलिसी कैसी रहेगी। ये देश किसी दूसरे देश के साथ रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते टाइम क्या क्या इनके मोटिव रहेंगे। ठीक है, क्या इनके मोटिव रहेंगे, कैसे अपनी फॉरेन पॉलिसी किसी दूसरे देश के साथ लेके चलेगा। जैसे चाइना की स्टेटमेंट हम देखते हैं, तो उनका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है, जो कि डेट ट्रैप की तरफ लेके जाता है किसी कंट्री को। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे हेनरी किसिंजर, उनकी जो स्टेटमेंट देखते हैं यूएस के, और जब वो कहते हैं कि यूएस का जो यूएसए का दोस्त होना बुरा है, लेकिन यूएस का दुश्मन होना बुरा है, लेकिन दोस्त होना उससे भी बुरा है। तो इसका मतलब ये कहते हैं कि यूएस हमेशा अपने जो इंटरेस्ट है उनको सबसे ऊपर रखता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी कंट्री के साथ वो बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली हो रहे हैं या उनके बारे में बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी तरफ परफेक्टली टिल्टेड है। वो सिर्फ ये देखते हैं कि आज के टाइम के हिसाब से यूएस को किस देश की जरूरत है। आज हम देख रहे हैं कि इंडिया के साथ यूएस के जो रिलेशनशिप है फॉरेन पॉलिसी के, वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? एक टाइम पे हम देखते थे जब यूएस अफगानिस्तान में था, जब यूएस के जो रिलेशन थे वो पाकिस्तान के साथ अच्छे हुआ करते थे। ठीक है, इंडिया के साथ इतने अच्छे हुआ नहीं करते थे। लेकिन आज के टाइम पे इंडिया के साथ जो रिलेशन है यूएस के, वो बेटर होते जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि यूएस अफगानिस्तान से पुल आउट कर चुका है। ठीक है, अब यूएस का मेन जो टारगेट है वो चाइना है। ठीक है, अभी हमने रिसेंट में न्यूज में हमने देखा था कि जो यूएस के जो मेन जो लॉ मेकर डेलीगेट्स थे, वो अभी दलाई लामा से मिलने आए थे इंडिया में। तब उन्होंने बहुत सी स्टेटमेंट दी थी चाइना के खिलाफ कि हम चाइना के खिलाफ ये एक्शन लेने वाले हैं, या तिब्बत का इश्यू उन्होंने रेज किया। और आगे आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि तिब्बत का इश्यू भी आपको रेज होता दिखाई देगा न्यूज में। ठीक है, तो यूएस का जो मेन फोकस है वो चाइना है, और चाइना को काउंटर करने के लिए उसे इंडिया की जरूरत है। इसलिए ही जो आज के टाइम पे यूएस और इंडिया के जो रिलेशन है वो बेटर होते जा रहे हैं। ठीक है, तो यूएस का हमेशा यही रहा है कि इंटरेस्ट उनके सबसे ऊपर रहते हैं। तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, उसकी तीन जो बेसिक जो फिलोसफी है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहला तो ये है कि जो इंडिया है वो कमिटेड है वर्ल्ड पीस को लेके। ठीक है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को लेके।
सेक्युलरिज्म को लेके, ठीक है, और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस और वासुदेव कुटुंबकम, ये तो हमने बहुत ही न्यूज में देखा है अभी। वासुदेव कुटुंबकम का जो अपना जो G20 समिट की थी हमने अभी रिसेंट में, तो उसमें भी हमने देखा था। और जो दूसरा है ये आर्टिकल 51, आपको पता ही होगा किस में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में आता है, ठीक है, जिसमें हम क्या बताते हैं कि प्रमोट करते हैं इंटरनेशनल पीस को, ठीक है, इंटरनेशनल पीस को आर्टिकल 15, जो मतलब मेन चीज ये है कि हमने ये चीजें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी डाली हुई है कि हम प्रमोट करेंगे इंटरनेशनल पीस को, ठीक है। तो ये हमें देख के हमें ये पता होना चाहिए कि ये भी हमारा इंडियन फॉरेन पॉलिसी का बहुत ही बेसिक पार्ट है। और ये जो पॉइंट है, हम ये थियोरेटिकल एस्पेक्ट है लेकिन पढ़ के रहे, क्योंकि आप देखो दिसंबर 2023 का एक बार पेपर उठा के देखो, उसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी के इनमें से क्या कौन कौन से पॉइंट हैं। तो इसमें से आपको जो ये थर्ड पॉइंट है, इंडिया अगेंस्ट है किस किस के, इंपीरियलिज्म के, कॉलोनियलिज्म के, रेसिज्म के, ठीक है, अपार्थाइड एंड इंटरवेंशनलिज्म के। ये पॉइंट सारे के सारे आपको उस जो दिसंबर 2023 के पेपर में डायरेक्ट आपसे पूछे गए थे, ठीक है, उसमें 5 पॉइंट आपके दिए गए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इन इन चीजों के अगेंस्ट है, ठीक है। और जो आर्टिकल 51 के बारे में हमने बात की कि ये हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में आते हैं जो प्रमोट करते हैं इंटरनेशनल पीस को, ठीक है। वासुदेव जो कुटुंबकम का नारा हम जो देते हैं G20 की मीटिंग में ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो काफी फेमस होता है। तो इन सब चीजों से हमें पता लगता है कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी है वो सिर्फ एक नेशन के लिए नहीं है, ठीक है, वो पूरे वर्ल्ड के लिए है, वो पूरे संसार को अच्छा बनाने के लिए है। तो इन सब ये जो बेसिक जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी की फिलोसफी के जो 3 पॉइंट है वो आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद आज हम जो मेन जो एस्पेक्ट जो कवर करेंगे वो हम करेंगे नॉन अलाइंड मूवमेंट के बारे में, जो कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी का ही एक पार्ट है, ठीक है। वैसे तो काफी पार्ट है, जैसे कि न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन हो गया अपना, ठीक है, या इंडिया के रिलेशन आसियान के साथ रह गए, जैसे जो जो भी ब्लॉक है, जीसीसी ब्लॉक हो गया, आसियान हो गया, आरसीईपी से हमने क्यों पुल आउट किया, उसके मेंबर क्यों नहीं बने। तो इनके रीजन भी हम जो आगे जो वीडियोस हम आपको कोर्स में प्रोवाइड करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो मेनली फोकस जो हमारा होगा वो नॉन अलाइन मूवमेंट पे होगा कि इसके जो बेसिक जो टर्म्स हैं उनमें उनका मतलब क्या है, बेसिक जो टर्म उनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है, न्यूट्रल कंट्रीज में डिफरेंस क्या है, नॉन अलाइन कंट्रीज में डिफरेंस क्या है, ठीक है। देखने के लिए सुनने के लिए ये चीज ये दोनों वर्ड सेम लगते हैं लेकिन हम देखेंगे इनमें डिफरेंस क्या है। सबसे पहले जो हम देखते हैं कि नॉन अलाइन मूवमेंट ये बेसिकली स्टार्ट क्यों किया गया था, ये सबको पता है कि जब हमारा कोल्ड वॉर किसके किसके बीच में था, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, ठीक है। मेन चीज यही थी कि उस टाइम पे अपना क्या था कि जो कोल्ड वॉर चल रहा था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, तो यूएसए चाहता था, यूएसए प्रमोट करता था कि डेमोक्रेसी को, यूएसएसआर जो प्रमोट करता था कम्युनिज्म को प्रमोट करता था। तो जो दो गुट बने हुए थे ये चाहते थे कि सभी जो संसार में जितनी भी कंट्रीज है, वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज है, उन पे अपना अपना इन्फ्लुएंस जताया जाए, इन्फ्लुएंस जमाया जाए उन कंट्रीज पे, सभी कंट्रीज पे जितनी भी ऑल ओवर दी वर्ल्ड है। तो यूएसए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था, यूएसएसआर अपनी तरफ से कोशिश कर रहा था कि जो बाकी जो देश है वो यूएस की तरफ टिल्टेड हो जाए, यूएसएसआर सोचता था कि वो उसकी तरफ टिल्टेड हो जाए। तो इस टाइम पे हमने क्या स्टार्ट किया कि हम किसी भी जो जो दो ब्लॉक बने हुए हैं कोल्ड वॉर के टाइम पे अपने, जो कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद स्टार्ट होता है जो कोल्ड वॉर जिसको बोला जाता है, तो हम इन दोनों गुटों में से किसी के साथ भी नहीं मिलेंगे। ये हमारा नॉन अलाइन मोमेंट का, हम पोलराइज नहीं होंगे किसी एक की तरफ, हम अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेके चलेंगे। नॉन अलाइन मूवमेंट आज के लिए एक हिसाब से देखा जाए कि जो रिसेंट में जो मीटिंग्स हुई हैं उनको हमने इतनी तवज्जो नहीं दी, लेकिन आज हम देखते हैं कि आज आप रिसेंट में आप देखते हो कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी वो बहुत ही बोल्ड है, ठीक है। वो देखते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत ही इंडिपेंडेंट है, हम अपने डिसीजन अपने हिसाब से ले पाते हैं। ये सबसे इसका जो सबसे बड़ा रीजन रहा था जो आज जो हमें जो रिजल्ट मिल रहे हैं
उस उन रिजल्ट का सबसे बड़ा कारण रहा है नैम, ठीक है, नॉन अलाइन मूवमेंट का। यदि उस टाइम पे हम किसी गुट के साथ मिल जाते तो आज मुझे नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं हम इतना इंडिपेंडेंट हो पाते फॉरेन पॉलिसी में। इसका सबसे बढ़िया आपका एग्जांपल है पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान उस टाइम पे फुल्ली टिल्टेड हो गया था। हम 1971 में जब जो बांग्लादेश जो बना था, उस टाइम पे हम देखते हैं कि पाकिस्तान फुल्ली टिल्टेड किसकी तरफ था, अपना यूएसए की तरफ था। और हमने 1971 के उस वजह से हमने जो फ्रेंडशिप ट्रीटी जो साइन की थी, वो फ्रेंडशिप ट्रीटी यूएसएसआर के साथ साइन की थी। अभी रिसेंट में ये भी आपसे क्वेश्चन जो आपका हिमाचल पीजीटी हुआ था आई थिंक, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो नॉन अलाइल मूवमेंट था इसको सबसे बड़ा धक्का कब लगा था। क्योंकि एक तो हम ये बोल रहे हैं एक तरफ तो हम कि हम किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन 1971 में क्या होता है कि हम यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करके बैठ जाते हैं। इससे यूएस को ये सिग्नल जाता है कि हम यूएसएसआर जो आज का रशिया है उसकी तरफ टिल्टेड हो रहे हैं। तो उस टाइम नैम को सबसे बड़ा जो धक्का लगा था वो ये लगा था कि हमने यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर ली थी इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो जो बेसिक जो टर्म्स हैं इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले तो क्या है, डिफरेंस पता होना चाहिए हमें नॉन अलाइनमेंट में और नॉन अलाइंड मोमेंट में, दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो क्या है, नॉन अलाइनमेंट तो क्या है, ये एक फॉरेन पॉलिसी की ऑप्शन है। किसी भी कंट्री, कोई भी कंट्री हो, जैसे हमें पता है कि जो नेम के जो फाउंडिंग कंट्रीज थी वो कौन कौन सी थी, वो अपनी इंडिया, इंडोनेशिया, इजिप्ट, ठीक है, घाना और यूगोस्लाविया, जो आज का क्या है, सर्बिया। ये आपको ध्यान रखना है, उस टाइम पे यूगोस्लाविया था, आज सर्बिया बोलते हैं। तो मतलब जो यूगोस्लाविया टूट गया था उसमें डिफरेंट कंट्रीज निकल के आई थी, लेकिन मेनली सर्बिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, उस टाइम की जो फाउंडिंग जो मेंबर थे वो इंडिया, इंडोनेशिया, इजिप्ट और आपका घाना और यूगोस्लाविया। तो ये जो कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज के पास एक ऑप्शन था फॉरेन पॉलिसी में, फॉरेन पॉलिसी का एक ऑप्शन था जिसको बोलते हैं नॉन अलाइनमेंट, कि हम किसी के साथ अलाइन नहीं होंगे। ये किसी एक कंट्री के फॉरेन पॉलिसी की चॉइस होती है अपनी, उनके पास एक ऑप्शन होता है, हमें अलाइन होना है किसी ब्लॉक के साथ या नहीं होना। तो इंडिया ने और बाकी इन कंट्रीज ने चूज किया कि हम किसी के साथ अलाइन नहीं होंगे, तो इसका मतलब ये है। लेकिन जो नॉन अलाइन मोमेंट है, इसका मतलब क्या है कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ये मोमेंट जो किसने स्टार्ट किया, वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ने स्टार्ट किया। ये इसका मतलब है कि नॉन अलाइनमेंट एक फॉरेन पॉलिसी ऑप्शन हो सकता है कि, लेकिन नॉन अलाइन मूवमेंट है वो डायरेक्टली रिलेट करता है अपनी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। यदि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है तो फर्स्ट और सेकंड कौन सी है, जब ये थर्ड है तो फर्स्ट और सेकंड भी तो होगी ना। तो सबसे, इसमें मैं आपको बता दूं जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो आती हैं यूएसए और उनके जो अलाइज है, जो मित्र मुल्क हैं उनके, ठीक है। जो सेकंड में जो आती हैं वो आती हैं यूएसएसआर और उसके मित्र मुल्क देश, ठीक है। जो उस टाइम पे जिन्होंने जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री जो यूएस होगी और उसके साथ जो उन्होंने उनको यूएस के ब्लॉक को ज्वाइन किया था, उनको फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज बोलते थे। सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज उनको बोलते थे जो कि आपका यूएसएसआर के ब्लॉक को ज्वाइन किया था, और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज उनको बोलते थे जो कि डेवलपिंग नेशंस थे, ठीक है। पोस्ट कॉलोनियल जो कि जो आज़ाद हुए थे चंगुल से, ब्रिटिश के, फ्रांस के जो कॉलोनी थी उनसे आज़ाद हुए थे। बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज को थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बोला जाता है। तो ये मोमेंट बेसिकली उनसे रिलेट करता है, ठीक है। और जो उस टाइम पे जब ये एक नैरेटिव सेट किया गया कि इसका मतलब ये हो गया कि वेस्ट ने उस टाइम पे एक नैरेटिव सेट किया कि इसका मतलब आप नॉन अलाइन मूवमेंट जो चला रही है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने में ही आइसोलेट हो जाओगे, ठीक है।
इसका मतलब ये है कि आप जो वर्ल्ड अफेयर्स है या फिर जो आपका जो संसार के साथ जो नाता है, चाहे वो ट्रेड का हो गया, चाहे कोई भी जो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड कोई भी कन्वेंशन हो गया, उसको ज्वाइन करने का या उससे बात करने का, तो इन सब से आप बिल्कुल अलग थलग हो जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस टाइम पे क्लेरिफाई कर दिया था ये चीज कि हम जो जो ग्लोबल जो थिंग जो ग्लोबल चीजें हैं उनसे दूर नहीं रहेंगे। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल था अपना, वो क्या था कि इंडिया इंडिया मेंबर किसका था? यूनाइटेड नेशन का। तो यदि हम, और बहुत से जो यूनाइटेड नेशन के जो मेन ऑर्गन थे उनके हम फाउंडिंग मेंबर भी थे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो ग्लोबल जो चीजें चल रही हैं उनमें हम पार्टिसिपेट भी करेंगे, यूनाइटेड नेशन में हम पार्टिसिपेशन करेंगे। ठीक है, उसमें हम वोटिंग राइट्स के वगैरह इन सब के बारे में बात करेंगे। फिर वो अपना जो पीस कीपिंग फोर्सेस है वो हम प्रोवाइड करेंगे, वो जो कि आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होती है। तो नॉन अलाइनमेंट का जो मूवमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि हम जो ग्लोबल चीजें हैं उनसे बिल्कुल कट डाउन हो जाए। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया कि हम यूनाइटेड नेशन के मेंबर थे और उनके बहुत से ऑर्गन हैं, उनके फाउंडिंग मेंबर भी थे। तो इसका डायरेक्ट सिग्नल जाता है कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के साथ साथ हम ग्लोबल चीजों के साथ भी जुड़े हुए थे। ठीक है, तो ये जो बेसिक जो पॉइंट है अपने जो डिफरेंस थे नॉन अलाइन और नॉन अलाइन मूवमेंट में, कि क्या वो एक ऑप्शन है, और नॉन अलाइन मूवमेंट जो डायरेक्टली रिलेट करता है कि कौन सी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है उनसे। अब इसके बाद एक पॉइंट अपना उठता है कि जब हम सुनते हैं कि न्यूट्रल, जब कोई बोलता है कि जो नॉन अलाइनमेंट का मतलब है न्यूट्रल, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। न्यूट्रल बहुत ही डिफरेंट वर्ड है नॉन अलाइनमेंट से। ठीक है, जब हम नॉन अलाइनमेंट की जो बेसिक जो प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे कि तब हमें पता लगेगा कि जो नॉन अलाइनमेंट है वो न्यूट्रल जो कंट्रीज हैं, नॉन अलाइनमेंट जो कंट्रीज हैं वो बिल्कुल ही जो न्यूट्रल कंट्रीज से डिफरेंट कैसे हैं। जो न्यूट्रल कंट्रीज हैं उनका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, मान लो स्विट्जरलैंड। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? यदि उस टाइम की बात छोड़ दे, अभी करंट की बात ले हम, तो अभी आपने करंट में आपने एक न्यूज सुनी होगी, स्विस पीस डील। ये आपने सुनी होगी अभी रिसेंट में स्विस पीस डील के बारे में। ये किस किस के बीच में जो आपका जो शांति समझौता करवाने के लिए रखी गई थी? ये आपका यूएसएसआर और आज का रशिया, अभी जो वॉर चल रहा है, रशिया एंड यूक्रेन के बीच में पीस, अभी जो वॉर चल रहा है इसको खत्म करने के लिए स्विस पीस डील रखी गई थी। क्यों? क्योंकि ये बताया जाता है कि वर्ल्ड वॉर के टाइम से ही जो आपकी स्विट्जरलैंड जो कंट्री रही है, स्विट्जरलैंड हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, ये सारी जो ये दोनों जो कंट्री है ये काफी हद तक न्यूट्रल कंट्रीज रही है। ठीक है, तो अभी भी यदि जो स्विस डील मीटिंग हुई है ये अपनी रशिया और यूक्रेन के जो वॉर को खत्म करने के लिए, लेकिन इसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था। इसका सबसे बड़ा रीजन यही था कि इस जो पीस डील थी इसमें रशिया को नहीं बुलाया गया था। जिन दो पार्टीज के बीच में वॉर है उनमें से सिर्फ यूक्रेन को बुलाया जाता है, रशिया को नहीं बुलाया जाता। तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इंडिया ने इसलिए इसको ज्वाइन करने से मना कर दिया था। तो न्यूट्रल हम देख रहे थे, न्यूट्रल और नॉन अलाइनमेंट जो कंट्रीज है उनमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? न्यूट्रल कंट्रीज का मतलब था उस टाइम पे कि जो दोनों ब्लॉक है, एक यूएस का है एक यूएसएसआर का ब्लॉक है, दोनों को वो इक्वली ही देखेगा। कि मान लो स्विट्जरलैंड उस टाइम पे यदि एक मिलिट्री बेस यूएसए को देता है तो वो अपनी जमीन पे एक मिलिट्री बेस यूएसएसआर को भी देगा। वो दोनों को इक्वली देखेगा। न्यूट्रल होने का मतलब ये है। ठीक है, वो अपनी लैंड रिसोर्सेज इक्वली यदि उसको देना चाहेगा किसी भी ब्लॉक को, चाहे वो यूएसए को दे चाहे यूएसएसआर को दे, वो इक्वली देगा। ठीक है, लेकिन जो नॉन अलाइनमेंट है इसका मतलब ये है कि लैंड एंड रिसोर्सेज तो बिल्कुल ही नहीं देने हैं, मिलिट्री बेस बिल्कुल नहीं देना। मिलिट्री के तौर पे
जो इंटरवेंशन है इन कंट्रीज की, जो नॉन अलाइनमेंट जो कंट्रीज हैं अपने इंडिया, इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया, गाना, इन सब कंट्रीज में हम लैंड और जो रिसोर्सेज है वो बिल्कुल भी किसी ब्लॉक को हम प्रोवाइड करेंगे ही नहीं, ठीक है। लेकिन जो न्यूट्रल जो कंट्रीज हैं वो क्या कर सकती हैं, वो दोनों जो ब्लॉक हैं उनको रिसोर्सेज इक्वली प्रोवाइड करेंगी, यदि उन्हें प्रोवाइड करना पड़ा तो, ठीक है। लेकिन यहाँ अपना जो नॉन अलाइनमेंट है इसमें ये प्रोविजन बिल्कुल ही शुरू से ही जीरो था कि लैंड एंड रिसोर्सेज का तो हम बिल्कुल ही यूज नहीं करने देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इक्वल राइट्स यूज लैंड एंड रिसोर्सेज, ये मैंने बता दिया, जो बोथ द पार्टीज इन द वॉर, ठीक है। लेकिन जो अपना जो नॉन अलाइनमेंट है ये एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और जो डिफरेंट है किससे, न्यूट्रलिटी से। तो मैंने बता दिया कि जो अपना जो नॉन अलाइनमेंट है ये न्यूट्रल से कैसे डिफरेंट है और कैसे ये बिल्कुल ही अपना एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, इसके बाद हम देखेंगे कि जो नॉन अलाइनमेंट का जो हिस्ट्री है कि ये कैसे कैसे फॉर्म की गई, इसके बारे में मैं आपसे काफी बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा एग्जाम हुआ है आज तक उसमें नेम में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपसे क्वेश्चन ना पूछे गए, ठीक है। तो हिस्ट्री जो नेम की है उसमें सबसे पहले क्या आता है कि ऐसा नहीं है कि इंडिया ने जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनके लिए इंडिपेंडेंस के बाद काम स्टार्ट किया है, ठीक है। वो पहले से भी हम जो ये जो कंट्रीज हैं जिनके लिए हम आवाज उठाते आए हैं, वो चाहे अधीन हो, ब्रिटिश यूके के अधीन हो या अपने फ्रांस के अधीन हो, चाहे स्पेन के अधीन हो या पुर्तगाल के अधीन हो, तो उनके सबके खिलाफ हम आवाज उठाते आए हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन जो सबसे जो मेन जो मीटिंग है 1947 की जो दिल्ली में होती है वो एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस होती है। ये डायरेक्ट आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस जो कि 1947 में हुई थी दिल्ली में, ये डायरेक्ट आपसे पूछा गया है कि मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछा जाता है कि एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस को मैच करो, या तो आगे आपको टाइमलाइन दी जाएगी या आपको कंट्री पूछ लेंगे कि किस कंट्री में मतलब ये होस्ट की गई थी, ऑर्गेनाइज की गई थी, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि 1954 में 1954 में जो एफ्रो एशियन सॉलिडेरिटी कॉन्फ्रेंस होता है जिसको क्या बोलते हैं, बेंडुंग कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, और ये सिटी कहाँ है, इंडोनेशिया में। ये सिटी अपने कहाँ है, इंडोनेशिया में है। और ये 1954 में जो पहली जो बेंडुंग जो कॉन्फ्रेंस होती है जो कि फाउंडेशन मानी जाती है नॉन अलाइन मूवमेंट की, ये भी आपसे डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि जो 1954 की जो बैंडन जो मीटिंग थी जो इंडोनेशिया की एक सिटी है उसमें जो होस्ट की गई थी, तो ये पहली स्टेप है नैम को लेके, ठीक है। लेकिन नैम की जो 1961 में जो पहली मीटिंग होती है, जो पहली सबमिट होती है, वो आपकी कहाँ होती है, बेलग्रेड में होती है। और बेलग्रेड कहाँ है आपका, उस टाइम पे कहाँ था, यूगोस्लाविया। और आज के टाइम पे कहाँ है, सर्बिया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो बेलग्रेड जो सिटी है वो उस टाइम पे यूगोस्लाविया में थी, जो 1961 में मीटिंग हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यदि स्टेटमेंट में ऐसे दिया जाए कि 1961 में बेलग्रेड में मीटिंग होती है सर्बिया में, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। उस टाइम पे यूगोस्लाविया स्टेटमेंट में आएगा तो स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होगी। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली मीटिंग अपनी एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस 1947 जो कि नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई थी। 1954 की जो अपनी मीटिंग है जो कि एफ्रो एशियन सॉलिडेरिटी कॉन्फ्रेंस, जिसको बैंडंग जो कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं, जो कि सिटी है इंडोनेशिया में, 1954 की, ये जो पहला जो माइलस्टोन है जो नैम के लिए स्टार्ट किया गया था, इसके साथ इंटरलिंक करके देखा जाता है। जो नैम की जो पहली जो सबमिट जो होती है और वो आपके बेलग्रेड यूगोस्लाविया में होती है 1961 में। ये जो फैक्चुअल जो पॉइंट है वो डायरेक्ट आपको नोट डाउन कर लेने हैं। अभी जो रिसेंट की जो मीटिंग हुई है उन सब के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन ये जो फैक्चुअल जो कंटेंट है ये आपको टिप ऑफ द टंग होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखेंगे, हमने अभी हिस्ट्री देख ली,
कि नैम कैसे फॉर्म हुआ, कैसे कहाँ पे कौन सी मीटिंग हुई, एशियन जो कॉन्फ्रेंस हुई 1954 की होगी, पहली समिट 1961 की होगी। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ नैम कि एवोल्यूशन कैसे हुआ। आज हम यदि हम नैम की बात सुनते हैं, ठीक है, नेम और सार्क के बारे में हम सुनते हैं, जो कि आपका 1985 में बनाया गया था, ठीक है, 1980 फिर से गड़बड़ हो गया, 1985 में बनाया गया था, ठीक है। आज आज हम आप थोड़ा बहुत भी यदि इंडियन फॉरेन पॉलिसी पढ़ते हो और आज हम नैम के बारे में या सार्क के बारे में सुनते हैं तो हम देखते हैं डेड हॉर्स, कि इनका आज कोई तवज्जो नहीं है, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे था, लेकिन उस टाइम पे नैम के रिजल्ट के हमने अभी बात की थी कि नैम की वजह से आज हम अपने जो फॉरेन पॉलिसी के जो मूव्स हैं वो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट होके ले सकते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। ऐसे ही लेकिन इसके जो फेजेस थे कि कैसे जो नैम है जो धीरे 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 एक डेड हॉर्स बन गया, ठीक है, कैसे धीरे धीरे इसकी जो रिलेवेंस है वो कम होगी, वो हम फेजेस में देखेंगे। वो पहला फेज हो गया अपना 1960 से 70 हो गया, फिर 70 से 80 हो गया, फिर तीसरा 80 से 90 हो गया, फिर 80 से 90 के बाद में हो गया, ठीक है। इन जो 4 फेजेस है इनमें हम देखेंगे कि जो नैम का जो एवोल्यूशन है वो कैसे होता है, ठीक है। तो पहले फेज में क्या है कि जो पहले फेज में जो हर फेज का क्या होता है, हर फेज का ध्यान रखना है, हर फेज का एक एजेंडा है। फिर उसके बाद हम देखेंगे एजेंडा के बाद उसकी अचीवमेंट्स क्या रही है, तभी हमें पता लगेगा कि नैम धीरे धीरे डिक्लाइन कैसे हुआ, ठीक है। तो पहला फेज है जो अपना 1960 से 1970 में चलता है। इसमें मेन जो एजेंडा क्या था, वो बेसिकली जो अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है, जो फिलोसफी जो हमने बताई थी फॉरेन पॉलिसी का, जो थर्ड जो पॉइंट था वो ही एजेंडा रखा गया, एंटी इंपीरियलिज्म, एंटी कॉलोनियलिज्म और एंटी रेशियलिज्म, ठीक है। तब नैम नया नया अपना स्टार्ट किया गया था और इसकी अचीवमेंट जो थी, ये जो पहला जो फेज था, यही ऐसा फेज था नैम का जो कि मोस्ट सक्सेसफुल रहा था, जिसने मोस्टली कंट्रीज को इन्फ्लुएंस किया था, ठीक है। जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी उन्होंने बहुत सी कंट्रीज ने भी ज्वाइन किया था, और उसके बाद जो ये जो 3 पॉइंट थे जिसके अगेंस्ट हमें वर्क करना था और इन पे हमने वर्क किया, और सबसे ज्यादा मोस्ट सक्सेसफुल आपका जो फेज रहा था वो पहला फेज रहा था। ये आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि फेजेस के बारे में दे दिया जाए और आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि कौन सा फेज मोस्ट सक्सेसफुल था, वो सेकंड फेज बता देगा, थर्ड फेज बता देगा। लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ पहला फेज ऐसा था जो कि मोस्ट सक्सेसफुल फेज रहा था, और उसके बेसिक जो एजेंडा है ये आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड फेज पे, जो कि 1970 से 1970 से 1980 के बीच में चलता है, जो कि मेनली फोकस होता है, ठीक है, वो होता है गरीबी हटाओ पे, और प्रमोट जो डेवलपमेंट के जो इश्यूज है उस पे फोकस करने के लिए, ठीक है, गरीबी हटाने के लिए और प्रमोट करे डेवलपमेंट। तो सेकंड फेज का जो एजेंडा था वो ये रहा था। लेकिन जो उस टाइम पे कुछ इवेंट ऐसे हो रहे थे कि जैसे जो फॉर्मर जो प्रेसिडेंट थे अपने घाना के, उन्होंने हाईलाइट किया था कि जो कॉलोनियलिज्म है वो बदल रहा है, ठीक है। एक बार को चलो मान लिया हम जो आजाद हो गए, वो चाहे यूके से, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को यूके से आजाद हुई, कोई फ्रांस से आजाद हुई है, कोई पुर्तगाल से आजाद हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही फ्री हो गए। एक नया वर्जन आ गया है कॉलोनियलिज्म का, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे घाना के, तो वो कहते हैं कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है ना, वो अब है नियो कॉलोनियलिज्म के अंडर, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल फ्री हो गए। फिर उस टाइम पे क्या होता है, इंडिया क्या करता है, एक लॉन्च करता है NIEO, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, जो कि है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। इसमें हम क्या करेंगे, इंडिया ने उस टाइम पे, चलो जो घाना के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दे दी कि हम जो कॉलोनियलिज्म है उससे हम बिल्कुल फ्री नहीं हुए, ठीक है। और जो नया टाइप का जो कॉलोनियलिज्म है उसके अंडर जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं,
तो इंडिया ने अपना NIEO लॉन्च कर दिया। इसमें बेसिकली इंडिया क्या करने वाला था थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के साथ, वो क्रिटिसाइज करने वाले थे, वो बताने वाले थे कि जो वेस्ट की जितनी भी जो MNCs जो कंपनीज हैं, जो कि जो बाकी जो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से जो रो रो प्रोडक्ट वगैरह या ये सब इकट्ठा करती हैं, या कहीं पे जो MNCs इस्टेब्लिश की गई हैं, तो उनको बताना कि उनके क्या राइट्स हैं, उनको कितना जो बेसिक जो वहाँ की जो चीप लेबर वो यूज कर रही हैं, उनको कितना उनको वेजेस देना पड़ेगा या कितना उस कंट्री के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो MNCs थी वेस्टर्न जो कंट्रीज की जो बड़ी बड़ी कंपनियों की MNCs थी, जो कि चीप लेबर के लिए रो प्रोडक्ट्स के लिए जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में स्टैब्लिश की गई थी, वहाँ वो एक्सप्लॉइटेशन कर रही थी, वहाँ के रिसोर्सेज का हो गया या ह्यूमन रिसोर्सेज का हो गया, लैंड रिसोर्सेज हो गया, बेसिकली उन चीज़ों का वो एक्सप्लॉइटेशन कर रही थी। इसलिए हमने जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर ये हमने लॉन्च किया था सेकंड फेज में, लेकिन इसका अचीवमेंट हमारा क्या रहा? जीरो, कोई अचीवमेंट नहीं रही, बल्कि वेस्ट ने एक नैरेटिव चला दिया उस टाइम पे, क्योंकि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को बिल्कुल आगे लेके लेके कौन चल रहा था? वो इंडिया लेके चल रहा था। और जो कि हमने अपना NIEO भी लॉन्च कर दिया था इस टाइम पे कि हम जो वेस्टर्न कंट्रीज की जो MNCs है, जो कंपनीज हैं, उनको हम क्रिटिसाइज करेंगे। तो वेस्ट ने एक ऐसा नैरेटिव चलाया कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ही वो बात है कि फूट डालो राज करो वाली बात होगी। तो वो क्या करते हैं, एक नैरेटिव चलाते हैं, वो बोलते हैं कि इंडिया है वो ट्रेड यूनियन लीडर है। किसका? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का। ये एक नैरेटिव चलाया गया, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने एक नैरेटिव चलाया गया कि इंडिया को ये टैग दे दो। ठीक है, तो इस जो सेकंड फेज था 1970-80 के बीच में, और वो इस चीज में सक्सेसफुल भी होते हैं, उन्हें सक्सेस भी मिलती है इस चीज में कि इंडिया पे ये थोप दिया जाए कि वो ट्रेड यूनियन लीडर है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का। इससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है इंडिया के ऊपर। ठीक है, जो बाकी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है उनमें एक ट्रस्ट डेफिसिट एक हिसाब से बनने लगता है। तो ये जो बिल्कुल ही अनसक्सेसफुल जो अपना जो सेकंड फेज रहा था, उसके ये बेसिक कारण थे, और एजेंडा के बारे में आपको ध्यान रखना है जो कि गरीबी हटाओ का था और डेवलपमेंट को प्रमोट करने का था। अब थर्ड फेज पे आ जाते हैं। थर्ड फेज अपना 1980 से 1990 के बीच में आता है। ठीक है, तो 1980 के 1990 के बीच में आता है। यहाँ पे क्या होता है कि एजेंडा, पहली बात तो ये है कि इस टाइम पे आते आते कोई एजेंडा रहता ही नहीं है। कोई स्पेसिफिक एजेंडा नहीं रहता है हमारे पास। ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है कि उस टाइम पे अपने जो प्राइम मिनिस्टर जो राजीव गांधी हैं, वो एक प्लान प्रेजेंट करते हैं। कौन सा प्लान? डिसआर्मामेंट। 1988 न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट बेसिकली। न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का मतलब यही है कि जो वेपन है उनको हमें कम करना है, न्यूक्लियर वेपन को हमें कम करता है। और ये जो प्लान है वो उस टाइम का जो USSR, आपका जो रशिया है, इस प्लान को सपोर्ट भी करता है। लेकिन ये जो आइडिया था, ये आइडिया बिल्कुल ही एक काल्पनिक आइडिया था, जिसको बोलते हैं यूटोपियन आइडिया। एक काल्पनिक ख्याली पुलाव आइडिया था और खोखला आइडिया था, ये बताया जाता है, क्योंकि इसकी कोई अचीवमेंट नहीं रही। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या था? क्योंकि सबसे बड़ा, एक तो आप न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो इसमें क्या है कि आपके पास क्या न्यूक्लियर वेपन नहीं है? हाँ, हमारे पास थे। 1974 में स्माइलिंग बुद्धा हमने किया था, उसमें अपना क्या आ गया था? हमारे पास न्यूक्लियर वेपन आ गए थे। फिर हमने जो दूसरा जो किया था 1988 में ऑपरेशन शक्ति किया। 1990 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे पहला स्माइलिंग बुद्धा था। 1998 का अपना ऑपरेशन शक्ति था। इसके अंडर हमने जो न्यूक्लियर वेपन अपने और बढ़ा दिए। ठीक है, और इसके साथ साथ ये आइडिया खोखला इसलिए था कि जो 1968 में न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी आती है अपनी, और जो लागू कब कर दी जाती है? 1970 में। ठीक है,
उसको भी इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को आप प्रमोट करोगे? ठीक है, भले ही यूएसएसआर ने इस चीज को प्रमोट किया हो, सपोर्ट किया हो, लेकिन इस जो फेज की जो ये जो हमने जो लॉन्च किया था, कि जो एक्शन जो लॉन्च किया था इस फेज में 1980 से 1990 के बीच में, कि जो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट करेंगे 1988 में, ये अपना बिल्कुल ही अनसक्सेसफुल रहता है, कोई अचीवमेंट नहीं रहती, क्योंकि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट एक यूटोपियन आइडिया है, ठीक है, एक ख्याली पुलाव है, ठीक है। तो सबसे पहले जब इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे, जब हम इसमें देखेंगे कि ये ख्याली पुलाव क्यों है, ठीक है, बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट क्या है, कलेक्टिव सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, डिटरेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, जो न्यूक्लियर वेपन की बात करते हैं, तो हमने जो जो बेसिक जो साइकोलॉजी है इसके पीछे, उसके बारे में हम बात करेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे। और अभी जो न्यूक्लियर डिस अभी के हिसाब से, करंट के हिसाब से इसको थोड़ा बहुत रिलेट करके देखें हम, कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को क्या इंडिया सही में प्रमोट करता है? ऐसा तो नहीं है। लेकिन अभी रिसेंट में जो न्यूज आई है उसमें क्या है, कि इंडिया के पास जो न्यूक्लियर वेपन है वो ज्यादा है किससे? पाकिस्तान से। आई थिंक अराउंड है 172 न्यूक्लियर वॉरहेड, ठीक है। अभी रिसेंट में एक दो दिन पहले की न्यूज थी, सिपरी की रिपोर्ट थी वो, आई थिंक सिपरी की रिपोर्ट आपको पढ़नी चाहिए। जो भी डिफेंस से रिलेटेड जो न्यूज़ आती है, न्यूक्लियर आर्मामेंट्स के रिगार्डिंग जितनी भी न्यूज़ आती है वो सिपरी आपका प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो सिपरी की रिपोर्ट थी अपनी कि इंडिया ने सरपास कर दिया है पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन की दौड़ में। तो ये भी अभी, क्योंकि अभी आपका जून 2024 का एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है, आगे एग्ज़ाम आपका बनाया जाएगा, ठीक है, नया फॉर्म किया जाएगा, तो उसमें भी आपसे स्टेटमेंट बेस ये पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन ज़्यादा हैं इंडिया के हिसाब से। लेकिन अभी ये एक दो दिन पहले जो अपनी सिपरी की रिपोर्ट है उसमें बताया गया था कि इंडिया ने पाकिस्तान को सरपास कर दिया है न्यूक्लियर वेपन के तौर पे, कि कितने नंबर हैं न्यूक्लियर वेपन के, कितने नंबर हैं, तो अपने पाकिस्तान से ज़्यादा हो गए, ठीक है। तो ये सब जो आपको ध्यान रखना है, जो लास्ट जो अपना फेज आता है, जो फोर्थ फेज है 1990 से अभी तक, ठीक है, अभी तक जो आता है ये अपना सबसे, इसमें क्योंकि हर फेज का अपना एक या तो एजेंडा इंपॉर्टेंट है, या उसमें क्या बात कही वो चीज इंपॉर्टेंट है। वो किसी भी हिसाब से आपको नैम की जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जब बनते हैं तो उसमें आपसे पूछा जा सकता है। जो मेन मेन जो पॉइंट है इस वीडियो में, हम ये जो अपनी पीपीटी है इसमें हम आपको बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट, जो बिल्कुल ही टू द पॉइंट बातें हैं वो हम इसमें हम आपको बता रहे हैं। कि जो फेज 4 है उसमें 1990 का है, इसके बाद 1990 से अभी तक। तो इसमें क्या होता है कि 1991 में हम क्या देखते हैं, यूएसएसआर क्या करता है, डिसइंटीग्रेट करता है, रसिया बन जाता है, ठीक है। और इसमें से बहुत सी कंट्रीज निकल जाती है, जैसे सेंट्रल एशियन कंट्रीज निकल जाती है अपनी, जो पांच है, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब कंट्रीज अपनी इनसे बाहर निकल जाती हैं यूएसएसआर से, और रशिया बन जाता है, डिसइंटीग्रेट कर जाता है। और जो यूएस से है वो एक अकेली पावर उभर के आता है, ठीक है। तो अब जो ब्लॉक सिस्टम था, जो एक ब्लॉक यूएस का बना हुआ था, एक ब्लॉक यूएसएसआर का बना हुआ था, जो ब्लॉक सिस्टम था वो अब खत्म हो गया, ठीक है। तो अब बहुत से लीडर ऐसे थे जब ब्लॉक सिस्टम ही नहीं रहा, तो बहुत से लीडर ने ऐसा सोचा कि जब ब्लॉक सिस्टम ही नहीं रहा तो नैम की रिलेवेंस क्या होगी। नैम बेसिकली फॉर्म किस लिए किया गया था, कि जो ब्लॉक सिस्टम है, जो पोलराइजेशन हो रही है वर्ल्ड ऑर्डर में, कि जो कुछ कंट्रीज यूएसए की तरफ जा रही हैं या यूएसए खींच रहा है अपनी तरफ, या कुछ कंट्री यूएसएसआर की तरफ जा रही हैं, तो हमें जो पोलराइजेशन हो रहा है, जो स्टैंड लिया जा रहा है, हमें वो स्टैंड नहीं लेना है किसी एक की तरफ खड़े होकर। हमें अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चलानी, हमें अपने हिसाब से अपनी कंट्री को डेवलपमेंट करना है उसका, ठीक है। तो जब 1991 में जब लोग खत्म ही हो गए, तो कुछ जो लीडर थे उन्होंने माना कि नैम की रिलेवेंस भी कम होगी, तो इसलिए उस टाइम पे 1992 में
जो जकार्ता में सबमिट होती है, उस टाइम पे इजिप्ट आपको पता है कि नैम का फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है? तो उस टाइम पे इजिप्ट ने एक आइडिया प्रपोज किया कि नैम को डिसोल्व कर दो, कि नैम को खत्म कर दो, ठीक है? इसका सबसे बड़ा रीजन यही था, इन्होंने अपना पॉइंट यही दिया है कि 1991 में अपना जो यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट कर गया, यूएस एक अकेली पावर आ गया, वर्ल्ड ऑर्डर में अकेली पावर खड़ा है, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट कर गया है। तो अभी जो पोलराइजेशन सिस्टम है वो खत्म हो चुका है, ब्लॉक सिस्टम है वो खत्म हो चुका है, ठीक है? तो इसलिए जो नैम की जो रिलेवेंस अब रहती नहीं है, और इसलिए हमें नैम को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन इस इंडिया को ये जो आइडिया है, इसको उस टाइम पे इंडिया अपोज करता है, ठीक है? क्योंकि उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? क्योंकि उस टाइम पे अपने जो एलपीजी रिफॉर्म्स आते हैं, ठीक है? तो वो आपने भी देखे होंगे एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में। नरसिम्हा राव जो अपने क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, तो वो अपोज करते हैं इस चीज को, कि इसका मतलब ये नहीं है कि जो रिलेवेंस है कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट कर गया, यूएस से जीत गया इस कोल्ड वॉर में, ये बेसिकली बोला जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो नैम है इसको डिसोल्व ही कर दें, इसके रिलेवेंस खत्म होगी। इस आइडिया को उस टाइम पे इंडिया अपोज करता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इजिप्ट ने कौन से फेज में या कब जो नैम को डिसोल्व करने की बात की थी, ठीक है? कि अब खत्म कर दो, अब जरूरत नहीं है नैम की, ठीक है? अब इसके बाद क्या है कि जो ये हमने सारे इवेंट जो सारे के सारे जो 4 फेजेस थे, 60 से 70 हो गया, 1970 से 80 हो गया, 1980 से 90 और 90 से 80, इन सब फेजेस में जो मोटे-मोटे जो इवेंट हुए थे, जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है? लेकिन अभी जो रिसेंट की जो अप्रोच है, वो भी हमें देखनी है कि हमारी जो, चलो हमने 1992 में तो अपोज कर दिया कि डिसोल्व मत करो, लेकिन आज के टाइम पे जो मीटिंग्स जो हो रही हैं, उसमें इंडिया की क्या अप्रोच है, ठीक है? तो अभी करंट में जो मीटिंग है वो हम देखते हैं कि 2016 में अपनी क्या होती है, वेनेजुएला होती है, ठीक है? और जो रिसेंट की जो मीटिंग है 2019 में अजरबैजान होती है, ठीक है? जिसकी कैपिटल है बाकू। तो ये जो मीटिंग होती है, इनको जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं वो अटेंड नहीं करते। कहीं न कहीं हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्लियर है कि नैम आज के टाइम पे एक डेड हॉर्स बन चुका है, ठीक है? क्योंकि हमारे इसके कुछ सबसे बड़े रीज़न, जो कारण क्या है, हम ऐसा क्यों सोचने लगे हैं, इसके कुछ रीज़न है। क्योंकि एक तो हमारे यूएसए के साथ जो रिलेशन है, वो बेटर हो रहे हैं, ठीक है? इसके साथ-साथ हमने जो रिलेशन के साथ जो यूएसए के रिलेशन की बात करते हैं, तो जो एग्रीमेंट है, वो भी हमने यूएस के साथ काफ़ी साइन कर लिए। वो चाहे आपका कोमकासा हो गया, बेका हो गया, ऐसे तो अ, जीएसएमओआई जो एग्रीमेंट है, ये जो एग्रीमेंट हमने 3-4 एग्रीमेंट है जो हमने साइन किए हैं यूएसए के साथ। तो एक तो हमारे जो रिलेशन है वो यूएसए के साथ अच्छे होते जा रहे हैं। दूसरा, जो रशिया है वो इंडल्ज है किसके? यूक्रेन वॉर में काफ़ी इंडल्ज है, ठीक है? तो हम फुल्ली उनका सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इससे हमारे जो कंट्री है उसपे भी किसी न किसी तरह से इनडायरेक्टली प्रेशर आता है। तो ये सबसे कुछ बड़े रीज़न हो गए। लेकिन जो जो द 2020 में कोविड के टाइम पे जो ऑनलाइन जो मीटिंग हुई थी वो हमने अटेंड की थी, और उसी टाइम पे हमने सार्क को भी रिवाइव करने की बात कही थी, क्योंकि सार्क फंड भी हमने लॉन्च किया था। जो सार्क कंट्रीज हैं उनको कोविड से निकालने के लिए, जो हमने देखा था सार्क फंड के तौर पे निकल के आया था। वो भी कोविड के टाइम पे निकल के आया था, ताकि हम जो सार्क कंट्रीज हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें कोविड से लड़ने के लिए। जो वायरस था उनसे लड़ने के लिए वैक्सीन प्रोवाइड की जाए, या फंड जो जिस टाइप का उन्हें फंडिंग की रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड की जाए, ठीक है? तो ये हमें ध्यान रखना है कि चारों फेजेस अपने कंप्लीट हो गए, और भी रिसेंट की जो अप्रोच है, मीटिंग जो करंट से रिलेट करके मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा क्या है कि नैम का, लेकिन नैम की ज़रूरत हमें कहाँ पड़ सकती है, ये सबसे बड़ा रीज़न है।
सबसे बड़ा रीज़न ये है कि नैम की ज़रूरत नीड इंडिया को नैम की कहाँ पड़ सकती है? वो पड़ सकती है क्योंकि इंडिया क्या डिमांड कर रहा है आज के टाइम पे? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट मेंबर की डिमांड कर रहा है ताकि हमें क्या मिले? वीटो पावर। ठीक है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हम परमानेंट मेंबर की डिमांड कर रहे हैं ताकि हमें जो वीटो पावर मिले और यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट 5 मेंबर हैं। ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन-कौन से मेंबर हैं? आपका यूएसए हो गया, यूएसएसआर हो गया, आपका रशिया मान लो इसको, यूके हो गया, फ्रांस हो गया और आपका चाइना हो गया। ये 5 मेंबर, ये जब से बना तब से लेके अभी तक यही 5 मेंबर। तो हम ये कह रहे हैं कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसके मेंबर को बढ़ाया जाए और इंडिया को एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाया जाए। तो इसके लिए नैम की ज़रूरत इसलिए होगी कि नैम के साथ जितनी भी 120 कंट्रियाँ जुड़ी हुई हैं, वो लगभग सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है? तो डेवलपिंग कंट्रीज़ का भी हमें सपोर्ट चाहिएगा इसमें जो मेंबरशिप है, ये लेने में हमें, ठीक है? क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है कि यूनाइटेड देखो, यदि ये देखा जाए कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म होना कि इंडिया को एज ए मेंबर एक्सेप्ट किया जाए, ये थोड़ा-सा मुश्किल है, ठीक है? क्यों? इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि चाइना इस चीज़ को कभी नहीं होने देगा। चाइना कभी नहीं ये चाहेगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया एक परमानेंट मेंबर बने। ठीक है? तो इसके लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा यदि कल को कोई प्रस्ताव भी पारित होता है तो जो जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो फुल्ली सपोर्ट करें। एक प्रेशर बनाया जाए चाइना पे कि आप एक्सेप्ट करो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को एज़ ए मेंबर, क्योंकि आज जो इम्पोर्टेंस है इंडिया की वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को एज़ ए मेंबर एक्सेप्ट किया जाए तो यहाँ पे हमें नीड पड़ सकती है। जो नैम के अंडर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो फुल्ली सपोर्ट करें इंडिया को इस प्रपोज़ल में। ठीक है? तो यही अपनी आज की वीडियो थी जिसमें जो मेन एस्पेक्ट थे फॉरेन पॉलिसी, इंडियन फॉरेन पॉलिसी में, जो कि नैम एक सब पार्ट आता है। नैम के बारे में हमने सब कुछ देख लिया, उसके फाउंडिंग मेंबर हमने देख ली, उनकी करंट मीटिंग्स देख ली, अभी करंट में क्या डेवलपमेंट चल रही है वो हमने देख लिया, फेजेज़ इनके देख लिए, फेजेज़ में क्या-क्या एजेंडा रहे हैं इम्पोर्टेंट वो देख लिए, क्या अचीवमेंट्स रही हैं और क्या इवेंट्स हुए हैं। और किस टाइप से हमने रिस्पॉन्स किया है उन इवेंट्स का, ठीक है? और क्या इंडिया को अचीव हुआ है नैम के थ्रू, ये सब चीज़ें हमने देख ली। तो आशा करता हूँ कि नैम के बारे में आपको एक अच्छी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली होगी। ठीक है, कुछ नया जानने को मिला होगा इस वीडियो में आपको। और मैंने आपको बताया था कि ये तो बस अभी ट्रेलर है, इससे भी अच्छा कंटेंट हम आपको और भी जो बेहतर कंटेंट है वो आपको हम इन वीडियोज़ में अपने इस कोर्स में प्रोवाइड करेंगे। तो जुड़े रहें लर्न हिस्ट्री यूट्यूब चैनल के साथ। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं अपना। और कोई भी आपकी दिक्कत, परेशानी, समस्या है तो वो डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जितना सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोज़ को जितना शेयर करेंगे, उतना ही हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और वीडियोस बनाने का, जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको जो हेल्प करती हैं एग्ज़ाम को ईज़िली क्रैक करने की और चीज़ों को एक स्टोरी फ़ॉर्म में प्रेज़ेंट करने के लिए। जब जितनी भी चीज़ें आप जैसे मूवी देखते हो, मूवी आपने 2 साल पहले देखी होगी, ठीक है? लेकिन उसका जो जो बेसिक जो कॉन्टेक्स्ट है वो आपके दिमाग में 2 साल बाद तक भी रहता है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि चीज़ों को एक एक सीरीज़ के हिसाब से दिखाया जाए। आपको पता चले कि स्टेप टू स्टेप क्या-क्या डेवलपमेंट हो रही है। तो वो आपके दिमाग में एक माइंड मैप क्रिएट करता है, एक सीरीज़ क्रिएट करता है, एक मूवीज़ के टाइप में इवेंट क्रिएट करता है जो आपकी आप यदि रिवाइज़ भी नहीं कर पाते, तो आप रिलेट कर पाते हैं एग्ज़ाम में ऑप्शन एलिमिनेट करने में। ठीक है? तो जुड़े रहें लर्निस्टी यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।